हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर आप लोगों ने बार बार यूपीएस के बारे में सुना होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। एंड साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि जो यूपीएस है वो दरअसल में ओल्ड पेंशन स्कीम और साथ साथ न्यू पेंशन स्कीम का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं आज के सेशन के अंदर ही क्या है आखिर ये आपकी यूपीएस एंड किस तरह से ओपीएस और एनपीएस का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो दरअसल में ये वर्क करती थी 2004 से पहले। ठीक है, इसीलिए नाम इसका ओल्ड रखा गया है क्योंकि ये पहले हुआ करती थी। अब इसमें क्या था, यहां पर ना एक जो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को अश्योर्ड पेंशन मिलती थी। अश्योर्ड का मतलब कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी ही, यानी कि पेंशन कितनी अमाउंट होगी उसकी अश्योरेंस होती थी। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान था। देखो, जब भी एक इंसान की हम सैलरी की बात करते हैं, इस तरह से कुछ उसकी सैलरी स्लिप होती है, जिस सैलरी स्लिप के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन की बेसिक पे हो गया, उसका डीएनएस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीजें करने के बाद उसकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो दरअसल में हम क्या देखते थे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कि एक पर्सन की बेसिक पे कितनी है, उसका डीएनएस अलाउंस कितना है, इसको यहाँ पे देखा जाता था टोटल अमाउंट को। जब भी वो रिटायर हुआ है पर्सन, उस समय इनकी अमाउंट चेक करी जाती थी। मान लेते हैं कि ये सारा कुछ पैसा ऐड करने के बाद, बेसिक पे और आपका डीएनएस अलाउंस ऐड करने के बाद पैसा आया 50,000 रुपए। अब जो उसकी स्टार्टिंग जो पेंशन लगेगी ना उस पर्सन की, वो इस अमाउंट का 50% हुआ करती थी, यानी कि 25,000 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ अ पर्सन वाज अश्योर्ड पेंशन, कि उसकी पेंशन कितनी होगी ये उसको पता होता था। जो भी उसकी आखिरी ड्रॉन बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस होगा, उसका 50% उसका अश्योर्ड पेंशन हो जाता था। और फिर समय समय के ऊपर महंगाई के हिसाब से उसको चेंज किया जाता था। वो तो चीज आप समझते ही होंगे। पर क्या आपने एक चीज नोटिस करी, इस केस में ना एम्प्लॉय ने कुछ भी पैसा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पर ये जो पैसा सारा का सारा पेंशन में दिया जा रहा है, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल भी एम्प्लॉय ने नहीं किया। अब इससे दिक्कत पता क्या आती थी? दिक्कत ये आती थी कि मान लीजिए आज के आपके जो पर्सन रिटायर हो चुके हैं, इनको सरकार ने पेंशन देनी है। अब सरकार इनको पेंशन कैसे देगी? सरकार को ना कहीं जो आज लोग काम कर रहे हैं उनसे टैक्स वसूलना पड़ेगा। तो एक्चुअली में पता क्या हो रहा था? हो ये रहा था कि जो लोग रिटायर कर चुके हैं, जो अब थोड़े एज लोग हो चुके हैं, उनको पेंशन देने के लिए ना सरकार को आज के लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ डालना पड़ रहा था। ये बहुत बड़ा इशू था। अब ये जब चीज नोटिस करी सरकार ने, देखा कि उनका काफी सारा पैसा तो लोगों को पेंशन देने में ही जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज इस तरह के सरकार अपने फिस्कल के कॉरस्पॉन्डिंग फेस करने लगी। तो यहाँ पर 2004 के बाद हमें देखने को मिलती है न्यू पेंशन स्कीम, या फिर आप इसको नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते होंगे। अब जो चीजें दिक्कतें आई थी ओपीएस के अंदर सरकार को लग रही थी, वहां पर सरकार ने उन चीजों को बदलाव करने की कोशिश करी। एंड सरकार ने बोला कि अब यहाँ पर ना जो एम्प्लॉय होगा वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दरअसल में क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पर अपनी सैलरी में से लगभग 10% जो पैसा होगा, यानी कि आपका जो बेसिक पे हो गया और एचआरए हो गया, उसका कंट्रीब्यूशन ना एक फंड के अंदर जाएगा। ये एम्प्लॉय तो पैसा डाल ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो भी यहाँ पर इस फंड के अंदर पैसा डालेगी। अगर 10% पैसा यहाँ पर एम्प्लॉय के द्वारा डाला जा रहा है, तो सरकार पहले 10% डालती थी, पर उसको बढ़ाकर बाद में 14% हो गया था। तो यानी कि सरकार भी इस फंड के अंदर पैसा डाल रही है, आपका एम्प्लॉय भी डालेगा, दोनों मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इस फंड को फिर मैनेज करेगा पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो अकॉर्डिंगली इस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगा। फिर जो पैसा इन्वेस्ट होगा उसके बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे इस एम्प्लॉय को बाद में पेंशन मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी, एक तो यहाँ पर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर ना एक एम्प्लॉय की पेंशन कितनी होगी उसकी कुछ भी अश्योरेंस नहीं थी, नॉट अश्योर्ड पेंशन। क्या आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो? ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हुई है, वहां से कैसे रिटर्न्स आए हैं, अकॉर्डिंगली उस चीज पे इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर इनको पेंशन मिलेगी, नॉट ऑन द इट इज नॉट अ अश्योर्ड पेंशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सरकार थोड़ी खुश थी क्योंकि सरकार का खर्चा बच गया और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सरकार को लगा कि हाँ यार थोड़ा खर्चा बच रहा है तो अच्छी बात है। पर दिक्कत दरअसल में ये होगी ना कि अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी और 2004 के बाद हमें न्यू पेंशन स्कीम देखने को मिली, इसमें ना लोगों ने, जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज थे, उन्होंने एक बार नोटिस करी कि यार न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ना उतना उनको पेंशन नहीं मिल रही जितना ओपीएस के अंदर था। क्यों? क्योंकि ओपीएस के अंदर पूरा का पूरा पैसा सरकार ही दे रही थी, एम्प्लॉय कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, प्लस एट द सेम टाइम उनको अश्योर्ड पेंशन भी थी। तो जो एक्चुअली मुलाजिम थे ना, जो एम्प्लॉइज थे, उनको बेनिफिट दिख रहा है आज के समय के ऊपर कि ओपीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिट था एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, पर एनपीएस के अंदर वो सारे बेनिफिट्स नहीं देखने को मिले। स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि शायद लोगों को भी, एम्प्लॉइज को फायदा होगा, पर जब जब लगभग 15-20 साल बीत गए हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि एनपीएस का बेनिफिट एम्प्लॉइज को कम मिल रहा है।
अब सरकार ने भी ये चीज नोटिस करी, सरकार के ऊपर भी थोड़ा दबाव इसके केस में आया, तो सरकार ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम यूपीएस लेकर आते हैं जहां पर आपके ओपीएस और एनपीएस दोनों के कुछ कुछ फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ मिलते जुलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट है, नहीं, थोड़े से फीचर्स ओपीएस के हैं, थोड़े से आपके एनपीएस के यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले मैं आपको यूपीएस के थोड़े फीचर बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे दोनों के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहली चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना आपकी जो पेंशन है वो आपको अश्योर्ड पेंशन देखने को मिल जाएगी। अब अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप जानते होंगे कि यार ओपीएस के अंदर अश्योर्ड पेंशन हुआ करती थी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो अश्योर्ड पेंशन मिलेगी ना वो उसी तरह से होगी जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन का जो डीए और आपका जो बेसिक पे था, जो भी उसका लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज सैलरी रही होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका 50% उसको इसका 50% डेफिनेटली अश्योर्ड पेंशन होगा। एक्चुअल में क्या होगा, लेट्स से आखिरी का एक साल देखा जाएगा। अगर मान लो कोई पर्सन रिटायर हो रहा है 31 अगस्त 2027 को, तो इसके एक साल पीछे का यानी कि 1 सितंबर 2026 से लेकर इस पूरे टाइम के बीच में जो भी उसकी सैलरी हुई, जो भी उसने साल भर में कमाया इन डीए और बेसिक पे की टर्म्स के अंदर, इसका 50% जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली उसको मंथली सैलरी एवरेज के हिसाब से मिलने लग जाएगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि 6 महीने इसने 60,000 रुपए की कमाई करी, मतलब पर मंथ था, और आखिरी के 6 महीने इसको 70,000 मिले, तो एवरेज उसकी आ जाएगी कितनी, 65,000। तो 65,000 जो उसकी डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे थी, इसका 50% यानी कि 32,500 उसको अश्योर्ड पेंशन देखने को मिल जाएगी। तो एक एस्पेक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपके यूपीएस के अंदर क्या है, अश्योर्ड पेंशन है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ओपीएस के मुकाबले में, बट अश्योर्ड पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो आपको पेंशन देखने को मिलेगी अश्योर्ड पेंशन, ये कब होगी, जब आपने कम से कम 25 साल की सर्विस करी हो, उसके बाद ये आपको फॉर्मूला के माध्यम से ये चीज देखने को मिल जाती है आपको इस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूपीएस के अंदर एक और चीज है जिसका नाम क्या है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है अश्योर्ड फैमिली पेंशन का कि लेट से अगर जो पर्सन था, जो एम्प्लॉय था, उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उस केस में ना जो भी उसकी पेंशन चल रही थी उसका 60% जो एम्प्लॉय की बेसिक पे का होगा, अकॉर्डिंगली वो उसकी फैमिली को मिलने लग जाएगा। तो यानी कि फैमिली के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बात यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके साथ ही साथ एक कंपोनेंट और है आपके यूपीएस का, दैट इज अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अब देखो, मान लो यार कोई बंदा है जिसने 25 साल की सर्विस नहीं कंप्लीट करी, मान लो उसने 10 से ज्यादा साल की सर्विस कंप्लीट करी है पर 25 साल वो नहीं कंप्लीट कर पाया। अब इस केस में देखो उसने बहुत ज्यादा सर्विस नहीं करी, तो उसकी जो पेंशन मिलेगी आप जानते होंगे कि पेंशन अमाउंट उसकी कम होगी, क्योंकि उतने साल उसने सर्विस न करी। अगर ज्यादा साल करी तो ज्यादा पेंशन मिलती, पर तब भी सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर 10 साल से ज्यादा की सर्विस करी है ना, तो आपको महीने के कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इतनी तो मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये सरकार की द्वारा से अश्योरेंस दिया गया है। तो ये 3 कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका अश्योर्ड पेंशन का, दूसरा है अश्योर्ड फैमिली पेंशन का, एंड तीसरा कंपोनेंट आपका अश्योर्ड मिनिमम पेंशन का देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या अंतर क्या है आपका यहाँ पे ओपीएस के साथ। देखो, मैंने जैसा आपको बताया था, ओपीएस के अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय कुछ भी पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता था, पर जब मैं बात कर रहा हूं ना यूपीएस की, यूपीएस के अंदर यहां पर आपका जो एम्प्लॉय होगा उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 10% जो पैसा होगा जो आपका बेसिक पे और आपका डीए का, वो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका एम्प्लॉय करेगा। ऑन द अदर हैंड आपका जो सरकार होगी वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, पर ये जो नंबर है ये इंक्रीज हो चुका है, ये 18.5% इंक्रीज, मतलब 18.5% कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। आप कंपैरिजन कर सकते हो इसको यहाँ पे आपके एनपीएस के साथ। एनपीएस में भी सरकार कंट्रीब्यूट करती थी और एम्प्लॉय भी था, तो यहाँ पर यूपीएस में ना ये वाला फीचर आपका एनपीएस से ले लिया गया है कि एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, हालांकि सरकार ने अपना जो कंट्रीब्यूशन था उसको इंक्रीज कर दिया है। ओपीएस में तो एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट करता ही नहीं था, तो ये कंट्रीब्यूशन अब दोनों का देखने को मिल जाएगा। एक देखो क्लैरिटी एक मुद्दे के ऊपर अभी तक आ नहीं पाई है, सरकार इसके बारे में आने वाले दिनों में और बताएगी, वो होता है टैक्स बेनिफिट के बारे में। देखो एक्चुअल में क्या था ना, जब मैं बात करता हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम की, अब ओपीएस के अंदर जब किसी कंट्रीब्यूशन कुछ एम्प्लॉय का था ही नहीं, किसी बंदे ने एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं, तो टैक्स बेनिफिट वहां तो मिलता ही नहीं था। एनपीएस के अंदर क्या होता था ना, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था वो टैक्स बेनिफिट उसको मिल जाता था। मान लो एक एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 रुपए, एंड अकॉर्डिंगली वो 5,000 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी पेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये जो 5,000 वाला पैसा था ना, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी 45,000 रुपए। ये था एनपीएस के अंदर। ओपीएस के अंदर तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो टैक्स बेनिफिट का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं बात करता हूँ यूपीएस की, यूनिफाइड जो आपका है ना पेंशन सर्विस की, यहाँ पर अभी तक सरकार इसके बारे में क्लैरिटी नहीं दे पाई है। इसके बारे में हमें जानकारी आने वाले दिनों में मिल सकती है। बाकी देखो, मिनिमम पेंशन का मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, एक मुद्दा है लंपसम पेमेंट के बारे में।
एक्चुअल में क्या होता था ना पहले, अगर मैं बात लेट से ओपीएस की बात करता हूं, अब ओपीएस में क्या होता था, लेट से आपको जब एक पर्सन रिटायर होगा, अब या तो एक चीज हो सकती थी कि वो लमसम पेमेंट ले ले अपने पास। लमसम पेमेंट का मतलब होता है कि मान लो जैसे बंदा रिटायर हुआ, उसने कुछ पैसा निकलवा लिया, मान लो 5 लाख हो गया या 10 लाख हो गया, वो कंटिन्यूसली इकट्ठा एक बार में उसने पैसा निकाल दिया और साथ साथ उसको पेंशन भी मिलेगी। अगर मान लो एक पर्सन ने ना ये लमसम अमाउंट निकाल लिया था, तो अकॉर्डिंगली उसको जो पेंशन अमाउंट मंथली बेस पे मिलती थी वो कम होने लग जाती थी, वो कम अमाउंट मिलता था। पर यूपीएस के अंदर ऐसा बोला गया है कि जो भी अमाउंट अगर मान लो किसी पर्सन को लमसम के लिए चाहिए, वो ले सकता है, उसको हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते रहेंगे, पर उसका इंपैक्ट पेंशन वाली अमाउंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो लमसम अमाउंट को कैलकुलेट करते रहेंगे 1/10 आपका मंथली एमोलमेंट्स के बेसिस के ऊपर, हर 6 महीने के कॉरस्पॉन्डिंग उसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते रहेंगे, पर उस चीज का इंपैक्ट उसकी पेंशन अमाउंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। दिस इज वन डिफरेंस दैट इज देयर इन आपका यूनिफाइड आपका जो पेंशन सर्विस है। तो आपको ध्यान बस मेजरली यही रखना है कि जब हम बात करते थे ना ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच में, ओपीएस आपका 2004 से पहले देखने को मिलता था, ये 2004 के बाद देखने को मिला। अब यूपीएस में ना, यूपीएस भले ही आज के टाइम सरकार ने बोल दिया कि आ रहा है, अब और आने वाले दिनों में ये हो भी जाएगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि सरकार ने ना यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई इंप्लॉय चाहे तो वो एनपीएस के अंदर कंटिन्यू कर सकता है और कोई इंप्लॉय चाहे तो अकॉर्डिंगली वो यूपीएस के अंदर भी आ सकता है। अब अभी तक का जो मुद्दा मैं देखने को मिल रहा है वो ज्यादातर लोग यूपीएस में ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंप्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट है। बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्चुअली एनपीएस में रहना चाहेंगे, बट एनीवेज आपको पॉइंट पता होना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं ट्रेड यूनियंस की, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस चीज के साथ, क्योंकि उनका ये मानना है कि ओपीएस सबसे बढ़िया था। यूपीएस के अंदर भी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, और भी चीजें हैं जो उनको मजेदार नहीं लग रही ओपीएस के मुकाबले में। बट पॉइंट यही ध्यान रखो, ओपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता था, एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, यूपीएस के अंदर भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। ओपीएस के अंदर आपकी जो पेंशन होती थी वो अश्योर्ड होती थी, एनपीएस के अंदर आपकी पेंशन जो थी वो अश्योर्ड नहीं थी, यूपीएस के अंदर आपकी पेंशन अश्योर्ड कर दी गई है। अगर ये कुछ बेसिक आइडियाज आपको पता होंगे तो जैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा, आई एम श्योर आप उस चीज को बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। तो आई होप आपको ये तीनों की तीनों चीजों के बीच में जो अंतर था, कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।